हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाड़ी ड्राइव करते साथ ही आयला ने म्यूजिक भी लगा रखा था जो उसके दिल पर असर करता हुआ आज फिर मीर ज़ियाद हैदर से मिलने की ख्वाहिश कर रहा था। आयला का शिद्दत से दिल चाह रहा था कि अपने खटोर सनब से मिलने का, जिसने अपने ऑफिस घर हर जगह नो एंट्री का बोर्ड लगवा रखा था और अब तो फोन पर भी उसे ब्लॉक कर चुका था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी। आयला इन्हीं सोचों में गुम थी जब बेएहतियाती में उसकी नजर दो गाड़ियां छोड़कर तीसरी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें बैठे हुए ज़ियाद को देखकर आयला का चेहरा खिल उठा था। लेकिन उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर आयला बेचैन हुई थी। कौन है ये लड़की और मेरे मीर के साथ क्या गाड़ी है? आयला तो जैसे ज़ियाद को किसी और के साथ देखकर पागल हो उठी थी। सिग्नल खुलते ही आयला ने अपनी गाड़ी ज़ियाद की गाड़ी के पीछे मोड़ दी थी, जो आगे जाकर उसे एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए नजर आए थे। आयला भी जल्दी से रेस्टोरेंट की पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हुए उसके पीछे अंदर दाखिल हुई थी। ज़ियाद को किसी लड़की के साथ देखकर आयला के अंदर आग लगी हुई थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होकर हर तरफ नजर दौड़ाते हुए एक जैनब ज़िया उस लड़की के साथ टेबल पर बैठा हुआ नजर आया था। ज़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट डबाया थी जो आयला ने पहले एक बार भी नहीं देखी थी। कोई और लम्हा होता तो वो गड्डू खड़ी होकर ये मुस्कुराहट अपने दिल में उतारने पर लगा देती, मगर इस लम्हे उसका दिल खुद ही उसके कंट्रोल से बाहर हुआ पड़ा था। जिस तरह ज़िया उस लड़की से बातें कर रहा था, उन पर मुस्कुरा रहा था, वो लड़की उसके लिए कोई बहुत ही खास मालूम होती थी। आयला दूर खड़े होकर मजीद अपने जज्बात का खून होते नहीं देख सकती थी। अपने दिल की सदा पर सर हम करती वो ज़िया की जानिब बढ़ी थी। हाय मीर ज़ियाद हैदर, कैसी हो तुम? जानते हो आज कितनी शिद्दत से मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, और देखो ऊपर वाले ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। ज़ियाद बहुत ही खुश था। फारिया से बात में मसरूफ था। आयला के वापस उसकी मुस्कुराहट सी मिटती थी, जो गैर इलाकी हरकत करते हुए उन दोनों के पास जा बैठे थे। ये क्या बदतमीजी है आयला? अभी और इस वक्त उठो यहाँ से। तुम्हें जरा अक्ल नहीं है? किसी के पर्सनल पे ऐसे नहीं घुसते। आयला की हरकत पर ज़िया का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था, जबकि फारिया खामोशी से यह सारा बर्दाश्त देख रहे थे। किसी गैर के पर्सनल्स पे कहाँ घुस रही हो? तुम तो मेरे हो ना मीर, तुम पर पूरा हक मारती हूँ मैं अपना। और कौन है ये लड़की? क्या कारी है तुम्हारे साथ? आइला बिना ज़िया के गुस्से से डरे एक तेज नजर फाड़े पर डालकर हट नरमी से बोली थी। क्या मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो? अब की बार फाड़े से भी होश नहीं रहा गया था। मैं आइला इकराम हूँ, जो मीर ज़ियाद हैदर के इश्क में पूरी तरह डूब चुकी है, और मेरे मीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम दूर रहो मेरे मीर से। आइला के बाबा जहाँ ज़िया का गुस्से से बुरा हाल हुआ था, वही फाड़िया हक का बका सी कभी ज़ियाद को और कभी आइला की जानब देख रहे थे। जहाँ पर एक आंखों में मोहब्बत का ठंड मारता समंदर नजर आया था, जबकि दूसरे की आंखों में नफरत, सर्द बहरी और गुस्सा हलकोड़े ले रहा था। ज़ियाद कौन है ये लड़की? फारिया ने अब की बार वही सवाल ज़ियाद से किया था। ज़ियाद यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए अपनी जगह से उठे हुए आयला की आंखों के सामने फाड़े का हाथ थाम लिया था। ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं है। तो सोच लो क्या औकात हो सकती है मेरी नजरों में इसकी। ज़िया एक बार फिर नफरत के तीर आयला के दिल पर चलाता बहुत ही नरमी से फाड़े का हाथ थामते वहां से निकल गया था। उसके इतने सात अल्फाज पर आंखों में आंसू भरे हुए आयला की नजरें ज़िया के हाथ में मौजूद फाड़े के हाथ पर टिक गए थे। ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये अल्फाज बार बार आयला के कानों में गूंज रहे थे। न जाने कितने ही आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए थे। ज़ियाद, क्या था ये सब? कौन थी वो लड़की और तुम उसके साथ इतने रूड क्यों थे? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे? फाड़े के समय में नहीं आ रहा था कि आहर अंदर सब क्या हो रहा है। छोड़ो, ये इतनी अहम बात नहीं है, हम डिस्कस करें। ज़िया गाड़ी ड्राइव करते हुए ऐसे लापरवाह से अंदाज में बोला था जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं है। मगर मुझे जानना है, मैंने उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है, और जो कि मुझे आप बात बिल्कुल भी नहीं लगे। फारिया अपनी बात पर बजी थी, जिस पर हार मारते हुए ज़ियाद से आयला से हुई अपनी पहली मुलाकात से लेकर आज तक की सारी स्टोरी सुना दी थी, जिसे सुनकर फारिया कुछ पल तो बोल ही नहीं पाए थे। ज़ियाद, तुम इतने इत- तुम इतनी रूड कैसे हो सकती है? वो बेचारी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, यहाँ तक कि खुद को बदलने के लिए भी तैयार होगी और काफी हद तक तुम्हारी पसंद में डल भी चुकी है। फिर भी तुम उसके साथ ऐसे क्यों कर रही हो? फाड़ी को सारी बात सुनकर ज़िया पर बहुत ही गुस्सा आया था। वेरी गुड फाड़िया, तुम तो बहुत ही दावा करती हो ना कि बहुत अच्छे से पहचानती हो तुम लोगों को, तो इतनी आसानी से लड़की के धोखे में कैसी आ गई? ज़िया की बार बार फाड़िया से घुड़कर आई गई थी। मैं बिल्कुल ठीक दावा करती हूँ, मुझे अच्छे से पहचाना है लोगों की, और एक नजर में ही देखकर मैं समझ गई हूँ कि वो लड़की तुमसे बहुत ही प्यार करती है। मगर शायद तुम ये सब देखना और समझना नहीं चाहते। फानिया को अब ज़िया पर गुस्सा आ रहा था। तुम उस लड़की की हाथ जिसे तुम जानती भी नहीं हो मुझसे लड़ाई कर रही हो। ज़िया को फानिया की आयला के लिए वकालत बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। हाँ,
کیونکہ مجھے وہ لڑکی بہت ہی پسند آئی ہے اور مجھے اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو اسے دیوالوں کی طرح چاہتی ہو. اور جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا اس کی آنکھوں میں ابڑ آنے والے آنسو صاف اس بات کے گواہ تھے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے. فاریہ کو وہ پیاری سی لڑکی بہت ہی پسند آئی تھی. اسے سوچ لیا تھا کہ اب اگر دوبارہ کہیں ملی تو ضرور اسے دوستی کرے گی اور اسے اپنے اس سڑیل بھائی کی زندگی میں ضرور لائے گی. فاریہ ضیاء کی پھوپھو کی بیٹی تھی. ابھی وہ 21 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. فاریہ کو بلقیس بیگم نے گود لے لیا تھا. وہ دودھ پلانے کی وجہ سے فاریہ ضیاء کے رضائی بیڈ میں تھے. فاریہ کی شادی اس کے کزن نائب سے ہو چکی تھی اور یہ لوگ لندن میں رہتے تھے. فاریہ 2 دن پہلے ہی پاکستان آئی تھی جسے آج ضیاء کے ساتھ دیکھ کر آئلہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے تھے. بابو جان اس کی شادی آپ اس کے براپے میں جا کر کریں گے کیا؟ فاریہ جب سے آئی تھی ضیاء کی شادی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جسے سوچ کر آئی تھی کہ اس دفعہ ضیاء کی شادی کرا کے جائے گی. اور اوپر سے آپ تو آئلہ سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ مزید پختہ ہو چکا تھا. یار تم نے کالی ہے نا کافی نہیں ہے. پہلے اتنی مشکل سے بابا سے میں نے 2 مہینوں کی آزادی مانگی. تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ضیاء کو فاریہ کی ایک یہی بات ناپسند تھی. فاریہ بیٹا تم بھی سمجھاؤ کچھ اس لڑکے کو. میری تو سنتا ہی نہیں ہے. جب بھی کہو کچھ نہ کچھ بول کر ٹال دیتا ہے. حیدر صاحب کی تو جیسے دل کی بات کی تھی فاریہ نے. ویسے بابو جان ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی ہے میری نظر میں. آج ہی ملی ہوں میں اسے. بہت جچے گی وہ ضیاء کے ساتھ. فاریہ کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی جس پر ضیاء نے اسے ایک زبردست گھڑی سے نوازا تھا. اچھا تو بیٹا ملوانا اسے مجھ سے. ویسے بھی ضیاء نے 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے مجھے. اتنے ٹائم تک ہم کوئی اچھی سی لڑکی تو ڈھونڈ رکھیں گے نا ہم. حیدر صاحب تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے. بابا میں نے دیکھی ہے وہ لڑکی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. ضیاء کو آئلہ کی ذرا سی تعریف ہضم نہیں ہوتی. وہ موبائل پر صوفے پر ہی رکھتا ہوا کچھ فاصلے پر ٹیبل پر پڑی ہوئی فائلز لینے کے لیے اٹھا تھا جب فاریہ کی نظر ضیاء کا موبائل پر کھلی گیلری میں پڑی تھی. بہت سی آفس ورڈ کی تصویروں کے درمیان اسے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی تھی. اپنی جگہ پر ہی بیٹھے فاریہ نے ہاتھ بڑھا کر اس تصویر کو ہلکا سا ٹچ کیا تھا. آئلہ اکرام کی دلکشی سے بھرپور تصویر دیکھ کر فاریہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. ضیاء کے قریب آنے پر فاریہ نے کھانستے ہوئے اس کا دھیان موبائل پر جگمگاتے ہوئے آئلہ کی تصویر کی جانب دلوایا تھا. حیدر صاحب کال آ جانے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس لیے فاریہ کی شرارتیں جاری تھی. بظاہر نفرت کا اظہار اور موبائل میں اسی لڑکی کی تصویریں لے کر گھوم رہے ہو. بھائی امیزنگ. فاریہ کے چہرے پر ضیاء نے موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے آئلہ کی پکچرز ڈیلیٹ کر دی تھی. اب ہوش غلطی کی ہے تمہیں سچ بات بتا کر. پہلے وہ ایک چڑیل تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. اب تم بھی اس کی اسسٹنٹ کی جاب سنبھالی ہے. ضیاء فاریہ کی حرکتوں پر اچھا خاصا چڑھتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا. وہ جتنا اس آئلہ نامے سے دور جانا چاہتا تھا فاریہ اتنا ہی بار بار اس کا ذکر کر کے ضیاء کی نک پہ دم کر رہی تھی. شہباز سار کو 2 ہفتوں سے اوپر ہو چکے تھے قید ہوئے اور ٹارچر سے آتے. اس سے بہت سارے راز اگلوائے گئے تھے لیکن بہت سارے راز اس ڈر سے کہیں اس کی وجہ سے بڈا کو نقصان نہ پہنچایا جائے وہ نہیں بتا رہا تھا. ابھی تک تو حشام نے اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی بالکل صحیح سلامت حشام کے پاس ہے اور وہ اسے ایسے ہی تڑپانا چاہتا تھا جیسے شہباز سار نے اس ملک کے مظلوم و بے بس لوگوں کو تڑپایا تھا. مگر اب یہ رفیق نیازی کی اتنی بڑی چال پر شہباز سار سے اس بات کی تصدیق کرنے حشام کو اسے بتانا ہی تھا کہ منرا اس کے پاس ہے جسے اب رفیق اپنی منقوہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا ہے یہ سب شہباز سار؟ حشام نے حوالات کے اندر آتے ہوئے نکاح نامہ شہباز سار کے منہ پر دے بڑھا تھا. شہباز سار نے حشام کے ایسے جلالی انداز پر حیران ہوتے ہوئے جیسے وہ کاغذات اٹھا کر پڑے اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. میں نے انسانیت کے ناطے تمہاری بیٹی کو اس رفیق کے چنگل سے نکال کر محفوظ کیا اور تم یہ بات چھپا کر ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا. حشام کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور جلد از جلد شہباز سار کا جواب سنا جاتا تھا. شہباز سخت کے حال میں اس نکاح نامے کا گورا تھا. اسے رفیق نیازی سے اس حد تک گھٹیا پن کی امید نہیں تھی. شہباز سار کی مسلسل خاموشی حشام کو یہ بات سچ ہونے کا اشارہ دے رہی تھی. حشام مٹھیاں پیچھے وہاں سے پلٹا تھا لیکن شہباز سار کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے. میں مانتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی گناہگار اور گھٹیا انسان ہوں جس نے اپنی اب تک کی زندگی میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا ہوں. اس کی خاطر میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. تو تمہارا کیا خیال ہے ایس پی؟ میں اپنے وفات کی خاطر اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا؟ ممکن ہی نہیں ہے ایسا. یہ سب رفیق نیازی کی چال ہے. وہ منرا کو حاصل کر کے مجھے کمزور کرنا چاہتا ہے. شہباز سار کا جواب سنتے ہی حشام کو لگا کہ اس کے اندر لگی ہوئی آگ کچھ کم ہوئی ہے. یہ نکاح نامہ نکلی ہے ایس پی. میری بیٹی کو اس شخص کے جنگل سے نکال کر تم نے جو احسان مجھ پر کیا نا اس کا قرض شاید میں کبھی نہ اتار پاؤں کیونکہ وہ میرے لیے دوبارہ زندگی واپس ملنے جتنا بڑا ہے. لیکن پلیز خدا کے لیے اب کی بار میری بھی بیٹی کو اس کے گھٹیا انسان سے بچا لو. وہ بہت معصوم ہے. اسے اس جیسے لوگوں سے نمٹنا نہیں آتا.
शहबाज खान हशाम के पैर पकड़ता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ बोला था, लेकिन मैं कैसे बचा सकता हूँ, वो कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूँ। रफीक न्याजी किसी भी वक्त अपने बदकुआ होने का दावा करके उसे हासिल कर सकता है। हशाम ने लापरवाही से कांधे उचकाए। मैं अपनी अजीज तरीन हंसी अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि ये नकारावा नकली है। मेरी बेटी का किसी से कोई नका नहीं हुआ। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरी बेटी से जाकर पूछ सकते हो। उसने तो ये ना कभी जिंदगी में झूठ बोला है और अब बोलेगी। एसपी, जो अभी बात मैं कहने जा रहा हूँ ना, प्लीज उसका इनकार करने से पहले एक बार जरूर सोचना। ये एक बेबस और लाचार बाप की फरियाद है। अगर इस वक्त मेरी बेटी को कोई इंसान उस दरिद्र से महफूज रख सकता है तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुमसे फरियाद करता हूँ कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। शहबाज खान की बात सुनकर हशाम को झटका लगा था। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो ये? टार्चर सह सह कर तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हशाम थोड़ी देर पर कुछ समझ नहीं पाया था कि शहबाज खान ने उसे इतनी बड़ी बात बोल दी थी। वो उदेर अमर शख्स मेरी मसूम बेटी के साथ झूठे निकाह का दावा करके उस अपने पास रखना चाहता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक बिना इस दरिद्र से महफूज नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम उस अपने नाम देकर अपनी पनाहगाह में रखो। ये जान कर कि बिना तुम्हारी बीवी है, रफीक न्याजी तुम्हारे साथ तो किसी कीमत पर उलझने की गलती नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि जब तक मेरी बेटी गैर महफूज रहेगी मैं तमाम राज से पर्दा नहीं उठा पाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी टार्चर किया जाए। शहबाज खान ने हशाम को राजी करने के लिए अपनी तरफ से एक बहुत ही अहम बात की जानब इशारा किया था, जिसकी बिना पर कुछ जवाब दिए हशाम खामोशी से वहां से निकल आया था। हशाम अजीब उलझन में फंस चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। किसी को अपने नकाब में लेना कोई छोटी बात नहीं थी, और वो भी तब जब आप पहले ही एंगेज्ड हो। हशाम जानता है कि मसलत के तहत भी कुछ टाइम के लिए किया गया ये निकाह खुफिया नहीं रह सकता। जैसे ही रफीक न्याजी को इस बात का इल्म होगा वो इस खबर को हर जगह नशर करवा देगा। काफी देर की सोच विचार के बाद हशाम फैसले पर पहुंच चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि आप उसे क्या करना है। बीबी जी, बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही है। वो कह रही है कि मेहमान आ चुके हैं, अब आप भी नीचे आ जाए। रजिया ने आयला के हुलिया की जानब एक नजर डालकर नजरें झुका ली थी, लेकिन इतना तो समझ गई थी अभी थोड़ी देर पहले इस घर में फिर से हंगामा होने वाला है। ओके, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। आयला ने बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हुए अपनी तैयारी का जायजा लिया था। व्हाइट कलर की टाइट पैंट के ऊपर स्काई कलर की शर्ट पहने, बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए, बिना दुपट्टे के हाई हील में वाहियात ड्रेसिंग करने की पूरी कोशिश की गई थी, और रही से कसर उसके डार्क मेकअप ने पूरी कर दी थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो वालू के सामने जा रही है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी क्लब पार्टी के लिए निकल रही है। हाय एवरीवन, व्हाट्सअप। ब्राइड रूम में कदम रखते ही आलिया ने आवाज बुलंद सबको मुखातब किया था। जहाँ मेहमान आयला के हुलिया पर आंखें फाड़े उसे देख रहे थे, वही इकराम साहब और फारा बेगम अभी मुतवक्को होने वाली बेइज्जती पर शर्मिंदगी से सर झुका गए थे। कैसे हैं आप लोग? खाना वाना पेट भर कर खा लिया ना आपने? हमारा शेफ बहुत अच्छे खाना बनाता है। आयला के पापा मेहमान हतून ने हैरान नजर से फारा बेगम की जन्म देखा था। लेकिन फारा, आपने तो बोला था कि सब कुछ आपकी बेटी आयला ने बनाया है। हतून की बात पर आयला का जोरदार क्या का बरामद हुआ था। हाँ हाँ हाँ, जोक आप ताड़े, मुझे तो चूल्हा आन करना नहीं आता, आप ये सब बनाने की बात कर रही है। ये सब तो मेरी इन वालदा मोहतरमा को बनाना भी नहीं आता, मुझे क्या आएगा। आयला का हर सर्द का बुरा हाल हो रहा था, जिसके पीछे मकसद सिर्फ फारा बेगम को चिढ़ाना था। आइला, बिहेव योरसेल्फ। इकराम साहब ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए उसे सर्जिश की थी। ओ कम ऑन डैड, अभी तो मैं बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, वरना आप जानते तो है कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। अच्छा आंटी, आप अपने से चंपू के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई है क्या? आइला अपनी बातों और हरकतों पर मुंह सजाकर बैठे हुए लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो बार बार अपनी माँ को वहां से उठने का इशारा कर रहा था। बस लड़की, बहुत हो गया। फारा, इकराम भाई, आप लोगों ने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? पहले अपनी इस बेटी को थोड़ी बहुत तमीज सिखा दे, फिर उसकी शादी के बारे में सोचिएगा। वह हतूर गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोली। मजीद एक मिनट भी रुके बगैर वो अपने बेटे के साथ लाई गए बाकी दो लोगों को लेकर वहां से वॉकआउट कर गए थे। अरे आंटी, ये तो बताते जाए खाना कैसा लगा था? आयला ने सामने पड़े हुए सेब का सलाद उठाते पीछे से हाथ लगाया थी। आयला, इनफ इज इनफ। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? तो थोड़ा सा तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। इकराम साहब अपनी जगह से उठते हुए आयला पर दाड़े। जब बाप को अपनी बेटी की जरा परवाह नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं? और ऐसी कोई इज्जत उतारने वाला काम भी नहीं किया मैंने। जब मैंने आप लोगों को, आपकी बीवी को बता दिया था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से, तो इसने ये ड्रामा क्यों लगाया? मैं तो कोई शो पीस नहीं हूँ, और ना ही को मैं मिडिल क्लास लड़की जो शर्माते लजाते ऐसे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करवाएंगे। आयला की बात पर इकरार साहब ने सवालिया अंदाज में फारा बेगम की तरफ देखा था, जिन्होंने उन्हें यही कहा था कि आयला राजी है। क्या हुआ? गलत बयानी की आपकी बीवी ने आपके साथ, लेकिन छोड़े, पहली बार तो नहीं हुआ ना ऐसा। आयला इकराम साहब का हैरत ज़दा हुआ नोट करके समझ गई थी कि फारा बेगम एक बार फिर उसके हवाले से गलत बयानी कर चुकी है। अगर आज आप निकल ही आई है
अगर आज बात निकल ही आए तो सुन ले आप लोग, मैं किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उससे करूंगी, इसलिए मुझे घर से निकालने के लिए सब कोशिशें बात करे। आयला की बात सुनकर फाड़ा बेगम के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आए थे। देखा इकराम साहब, मैं कहती थी ना इस लड़की का कोई चक्कर चल रहा है, पूरा दिन बाहर रहना, रात को देर से घर वापस आना, जरूर किसी के साथ मुंह काला करती फिर रही है ना फिर माँ की तरह बंद किरदार। फारा बेगम ने मौका मिलते ही अंदर का जहर उगल दिया था। खुद पर हर इल्जाम सहने वाली आयला अपनी बड़ी हुई माँ के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त न कर पाई थी और आगे बढ़कर आयला ने पूरे जोर से फारा बेगम को पीछे की तरफ धिक्का मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे के माँ के बारे में ऐसा घटिया बोलेगा? बद किरदार वो नहीं है तुम हो जिसने अपनी अदाओं से एक शादीशुदा इंसान को फंसा कर दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया। आयला के देखा देने पर फाड़ा बेगम पूरे कद से पीछे पड़े हुए सोफे पर जा गिरे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस औरत का गला दबा दे जिसको उसकी बड़ी हुई माँ को अब भी नहीं बख्श रही थी। अगर इकराम साहब आयला को ना पकड़ते तो जितने गुस्से में वो इस वक्त थी उसने ऐसा काट भी जाना था। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना मेरी माँ और मुझे बद की किरदार खिलाने जाने पर। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी माँ कितनी नेक औरत थी, मगर हमेशा इस औरत के उन पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जाम पर खामोश नहीं। मैं आपको आपकी तमाम नाइंसाफी पर कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप भी वैसे तड़पोगे जैसे मेरे लिए, जैसे मेरी माँ तड़पी है आपके लिए। आयला कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन दिमाग के हवाले से कहीं जरा सी भी बात भी उसे कमजोर कर देती थी और फाड़ा बेगम हमेशा इसी बात का फायदा उठाती थी। आयला भीगी आंखों से इकराम साहब को उसकी गलतियों से आगाह करती हुई बात से निकल गई थी। आज इतने अरसे में पहली बार इकराम साहब को आयला की आंखों में मौजूद आंसू तड़पा गए थे और सर पकड़कर वापस सोफे पर गिरते हुए इकराम साहब अपनी कुताहियों और आयला के साथ रवाड़ के जाने वाले अपने रवैये पर गौर करने लगे। जगह पास बैठी फाड़ा बेगम को अपना सारा गेम खराब होता हुआ महसूस हुआ था। वो किसी कीमत पर इन दोनों बाप बेटे को करीब नहीं आना देना चाहती थी। वो समझती थी कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी इस घर में कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऑफिस के रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वहां मौजूद तमाम नफूस अपनी अपनी सोच में उलझे हुए थे। हशाम ने सबके सामने जो बात रखी थी वो उनको मुश्किल में डाल गई थी। हशाम ने फैसला किया था कि वो अपनी फैमिली मेंबर में से कुछ नहीं छिपाएगा, इसलिए सबसे पहले उसने ऑफिस जाकर ताया सुलमान गुरदेजी, जाहिद गुरदेजी और अपने वालिद हमदान गुरदेजी के साथ साथ जियान और वासे को भी फोन करके वापस बुलाया था। उसे बिन्ना से निकाह करके उसे अपना नाम देकर उसकी हिफाजत करने का पक्का इरादा कर लिया था। वो ये भी सोच लिया था कि चाहे उस निकाह का दौरान जितना भी हो वो अपने घर वालों से ये बात बिल्कुल नहीं छुपाएगा। हमदान गुरदैदी को जहाँ अपने बेटे की सोच और अमल पर फख्र महसूस हुआ था, वही वो अपनी बहन के साथ तय किए गए रिश्ते पर भी फिक्रमंद था। वो किसी सूरत अपनी बहन को नाराज नहीं कर सकते थे। हशाम बेटा, आपने हमेशा हर मुकाम पर अपने पुख्ता किरदार, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हमारा सर फख्र से बुलंद किया है और आज भी जो बात आपने हमारे सामने रखी है उसने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत मजीद बढ़ा दी है। ये बच्ची को उसके बाप के किए की सजा बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप जो कदम उठाने जा रही है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा हूँ। सुलेमान गुरदेजी ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसे सुनकर हशाम को बहुत ही खुशी हुई थी। लेकिन भाई साहब, सायरा को क्या जवाब देंगे हम? फाइका हमारे घर की बच्ची है, हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। हमदान गुरदेजी एक इसी वजह से निकाली थे। हमदान, मैंने कब कहा हशाम और फाइका का रिश्ता खत्म हो जाएगा? फाइका ही हमारे घर की बहू पड़ेगी। हशाम उस बच्ची से ये निकाह सिर्फ और सिर्फ उसे इन दरिद्रों से बचाने के लिए कर रहा है और उसे निकाह की हैसियत सिर्फ काजी होगी। सुलेमान गुरदेजी की बात पर आज पहली बार हमदान गुरदेजी को मुतमिन नहीं कर पाए थे। बाबा, ताया जान बिल्कुल ठीक कह रही है। ये निकाह रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ उस लड़की को अपना नाम देकर रफीक न्याजी के उस गुलामने खिलके से महफूज किया जा रहा है। जैसे रफीक न्याजी की गिरफ्तारी हो जाएगी और बिन्ना इस खतरे से बाहर आ जाएगी तो हमारा ये निकाह खत्म हो जाएगा। वो सारी बातें मैं निकाह से पहले उसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, की बात सुनकर हमदान गुरदैदी किसी हद तक राजी हो चुके थे। देखिए, किसी बच्ची से निकाह करके उसे बाद में खत्म करना, ये बात उन जैसे नरम और एहसास दिल के मालिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जी बाबूजान, मैं भी हशाम की इस फैसले में उसके साथ हूँ। वो लड़की इस वक्त बहुत मुश्किल में है और अगर इस तरह उसकी मदद हो सकती है तो मुझे नहीं ख्याल कि इसमें कुछ भी गलत है। वासिम भी खुले दिल से इस फैसले पर राजी था। जाहिद गुरदर्दी जियान तो वैसे भी हशाम के हर फैसले में उसके सपोर्ट पे थे। उन्हें भला क्या इतराज हो रहा था? हशाम उस सबको शाम में ही दिखा का टाइम बताकर वहां से निकल आया था और अब यहाँ से सीधा अपनी माँ के पास चला जाता था। उनसे कभी कोई बात नहीं छुपाता था। फिर ये एक तो बहुत ही बड़ा कदम था। अभी वो गाड़ी में आकर बैठा ही था जब अपने बात की बताई गई खबर पर हशाम का दिल चाहता कि रफीक न्याजी को अभी इसी वक्त चीर कर रख दे। रफीक न्याजी ने हशाम की शहबाज की गिरफ्तारी को छुपाकर रखी गई न्यूज पर चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैला दी थी और साथ ही बिन्ना के साथ अपने निकाह की खबर भी फैला दी थी। हशाम हमदार गुजैदी को शायद बेगम को इस बारे में सारी हकीकत से आगाह करने का कहता हुआ जल्दी से ड्राइविंग करता हुआ बिन्ना के पास फ्लैट पे पहुंचा था, मगर वहां पहुंचकर वही हुआ था जिसका उसे डर था। बिन्ना एलसी ऑन किए हुए
LTCR की हुए साक्का से बैठी बाबा स्क्रीन पर चलते हुए एक ही ब्रेकिंग न्यूज पर नजर गाड़े हुए थी, जहां अब शहबाज की तस्वीर के साथ फाड़ से ये बताया जा रहा था कि उसने कितनी बहादुरी और काबिलियत से शहबाज साहब जैसे खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार किया था। और साथ ही अपने हवाले से हब्बस का उसका दबाव चकरा गया था। बिडा इतने सदमे में थे कि हशाब की आहट भी महसूस ना कर पाई, यहाँ तक कि हशाब उसके सामने सोफे पर आ बैठा था। बिडा आज पहली बार हशाब ने उसे नाम से पुकारा था। हशाब को बिडा से इस वक्त बहुत ही हमदर्दी महसूस हो रही थी, जो बेकसूर होते हुए भी सजा भुगत रही थी। हशाब की गंभीर आवाज बिडा के कानों से टकराई तो वो अजनबी नजरों से उसकी जन्म देखी गई। आंखों से आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाबा ऐसा कर सकते हैं। उसे तो यही लग रहा था कि ये सब उसके बाबा के खिलाफ साजिश की जा रही है, मगर यह सुनकर शहबाज खान खुद ही अपने गुनाहों का एतराफ कर चुका है। इस बात ने तो उसे तोड़कर रख दिया था। रफीक न्याज़ी झूठ बोल रहा है, मेरा डकाई नहीं हुआ उसे, मैं तो जानती भी नहीं उसे, कौन है वो, प्लीज मुझे उसके पास नहीं जाना। हशाब की नजर बिठा कर चेहरे के हसीन नकुश पर टिकी गई थी, जो बस से रोने की वजह से बिल्कुल गुलाबी हो चुका था। थोड़ी पर मौजूद गड़ा भी आज उसे बहुत ही उदास लग रहा था। हशाब ने फौरन नजरें फेर ली थी। बेशक वो रोते हुए भी बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, मगर हशाब को ये मंजर नहीं देखना था। उसका दिल बोझा सा हो गया था, मगर अभी उसे नाजुक लड़की पर एक और धमाका भी करना था। ओके, नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें उसके पास, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। हशाम ने बहुत तहम्मुल के साथ ही सोफे की बैग से टेक लगाकर कहते हुए बिना का सर पर बम फोड़ा था। बिना कुछ बेयकीनी और गुस्से भरी नजरों से हशाम की जन्म देख रही थी। सही कहते हैं, आजकल के दौर में किसी भी इंसान में इंसानियत नाम की चीज बची नहीं है। जहाँ किसी को मजबूर और बेबस देखा, उसकी बेबसी का फायदा उठाते पहुंच गए। मैं बेवकूफ थी जो आपको शरीफ इंसान समझने लगे, मगर आप भी उन पुलिस वालों में से हैं जो जमीन फरोर अपनी ड्यूटी के नाम पर अय्याशी करते फिरते हैं। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद, जा रही हूँ मैं यहाँ से, इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझ लिया है। बिना पहले ही इतने बड़े सदमे का शिकार थी कि हशाब की अचानक की गई बात का गलत मतलब निकालते बिना सोचे समझे उसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गए थे। हशाब का चेहरा उसकी बातें सुनकर गुस्से की शिद्दत से लाल हो चुका था। वो जिस लड़की की मदद करने की खातिर अपने अजीज घर वालों को दिल दुखाने जा रहा था, वही लड़की उस पर कितने गलत इल्जाम लगा चुके थे। हशाब ने उसे गैसो गजब की हालत में पास से गुजर कर बैठ के जरा बिन्हा का हाथ पकड़ कर झटका दिया था, जिसके नतीजे में हशाब के मुकाबले सोफे पर आ गिरी थी। क्या बदतमीज है ये, छोड़ो मुझे। बिन्हा ने हशाब की गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसकी हथेली पर बहुत जोर से काट दिया था। उसकी जंगलियों वाली हरकत पर हशाब ने उसे छोड़ने की बजाय दूसरा हाथ में पकड़ कर काबू करते हुए उसकी कमर सोफे के हैंडल से लटका दी थी। तुम एक नंबर के बदतमीज और जंगली हो, और अक्ल लब के लफ्ज से तो लगता है कभी तुम्हारा वास्ता ही नहीं पड़ा। मैंने तुम्हें निकाह करने को बोला है, तुम्हारे साथ रात गुजारने की ऑफर नहीं की तुम्हें, जिस पर तुम इतना अवर रिएक्ट कर रही हो। नका करना कहा कि अयाशी है। हशाब मीरा की आंखों में जागता हुआ एक एक लफ्ज चबाकर बोला था, जिसके बाद उसके इतने साफ और बेबाक लिफाफा बिना शर्फ व हिफत से बाड़े शर्फ व हिफत के बारे लाल हो चुके थे। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे निकाह करने का और तुम्हें यहाँ रखने का। ये सब मैं सिर्फ इंसानियत के नाते और तुम्हारे बाप के बाबर फरियाद करने पर कर रहा हूँ। फटीक न्याजी के सबके सामने तुम्हें अपने बड़कुआ साबित करने के लिए जाना चाहता है। तुम्हें उस घटिया शख्स की साजों से बचाने के लिए मैंने तुमसे निकाह करने का फैसला किया, जो मैं छुप कर या खुफिया तौर पर नहीं करूंगा, बल्कि मेरी फैमिली के तमाम बुजुर्ग लोग इसमें शरीक हो गए। इस निकाह की अहमियत सिर्फ एक कागजी रिश्ते से ज्यादा कुछ नहीं होगी, और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई हक होगा और ना मेरा तुम पर। यह सारा मामला खत्म होता ही निकाह भी खत्म हो जाएगा। हशाम मीरा को अच्छे से बाबा करवाता हुआ अपनी गिरफ्त से आजाद करता हुआ उसके पास उठ गया था, जबकि इस लड़की ने हमेशा की तरह उसका मूड साथ हराम कर दिया था। हशाम नहीं चाहता था कि जितनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहा है, आगे चलकर उन सब बातों पर कायम रह सकेगा या नहीं। आज शाम 7 बजे निकाह है हमारा, और अब दोबारा अपनी अहकामाना बातों पर सोच कर अमल करना, कोई मजीद फजूलगोई करने की कोशिश मत करना। अब की बार मैं मजीद बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुदरे लहजे में कहता हुआ हशाम अपने रूम भी जरा बढ़ गया था। बिना रोते हुए सर पकड़ती वहां पर बैठी हुई खुद को मलामत करने लग गए थे। वो इस शख्स को कितना गलत समझ रही थी जिसकी इतनी मदद कर रहा था। वाकई इस बंदे के सामने आते वो हमेशा ऊट पटक सी बोलती थी, वरना कभी किसी और के आज तक उसने इतनी बातें कभी नहीं सुनाई थी। जिस बंदे के पास वो इतने दिनों से कहती, जो आराम से उसका फायदा उठा सकता था, उस पर अपनी बेवकूफ़ी में वो अपने किए गए लगाया गया इल्जाम इंसान को बिन्हा को अपने अल्फाज की संगीनी का फौरन एहसास हुआ था। उसने फैसला ऐसा ही था जो जितनी जल्दी होता था उससे भी कहीं ज्यादा, उसका गुस्सा ऐसा ही होता था जो जितनी जल्दी आता था उससे भी कहीं ज्यादा जल्दी उतर जाता था। गलती का एहसास होते ही चंद सेकंड्स में वो नॉर्मल हो जाती थी। उसने एक नजर बंद कमरे पर डाली थी, मगर वो चाह कर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे इस वक्त हशाम से बहुत ही डर लग रहा था। एलसीडी पर अभी भी वही न्यूज चल रही थी। बिना को बड़ा सर दर्द से फटा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन दिल का दर्द सर दर्द से बहुत ज्यादा था, जो उसे अपने करीबी इकलौते खूनी रिश्ते से मिला था। उसके पापा जानी जो उसका फहर थे, उसके आइडियल थे, उन्होंने उसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। उसका सर हमेशा की तरह झुका गया थे।
बीरा के आंसू एक बार फिर से जारी हो चुके थे। जो भी था वो जितने भी बुरे थे मगर उसके पापा थे जिनमें उसकी जान बरसी थी। ये दर्द, ये सदमा उसके लिए बहुत ही बड़ा था। हशाम के कहने पर जिया ने फाड़े को बीरा के लिए बुला लिया था। गुरदेसी विला के खवातीन में से किसी को बुलाना उन्हें मुनासिब नहीं लगा था। फाड़े ने बिन्ना को हल्का फुल्का त्यागा के इसरार किया था मगर बिन्ना के दो टोक नकार पर फाड़ियां खामोश हो गई थी। अबनू की मौजूदगी में हशाम ने बिन्ना के तमाम जुमला हकूक अपने नाम लिखवा लिए थे जो बकौल हशाम के सिर्फ कागजी ताल्लुक था। बिन्ना नकाब पर साइन करते टूट कर बिखरे थे। जिस दिन के लिए उसके पापा यानी ने न जाने कितने ख्वाब दिखाए थे, आज उनकी वजह से उसका यह नकाब भी चुप कर चोरों की तरह किया जा रहा था। मौलवी साहब के साथ साइन करवाने के लिए कमरे में आए हुए सलमान गुरदेजी और हमदार गुरदेजी को गुड होने की वजह से बिन्ना का चेहरा तो नहीं देख पाए थे, लेकिन उन्हें दिल से इस बच्ची का दुख महसूस हुआ था जिसको इसके बाप ने ही आसरा कर दिया था। मौलवी साहब को रुखसत काट के ज़्यादा डांस पर खड़े फोन पर बात करते हुए हशाम के जाना बड़ा था। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, शोहर के ओहदे पर फायद हो चुके हो। ज़िया के बाप पर हशाम ने फोन बंद करते हुए कुर्सी से नवाजा था। हकीकत जानते हो तुम, इस सब की फजूल बात बोलो। हशाम के बाप पर ज़िया मैंने हेजी से मुस्कुराया था। इस हकीकत से तो वाकफ हूँ मगर मुझे तुम्हारी आंखों में आज कुछ और ही हकीकत नजर आ रही है जिसके कुछ आसार तुम्हारे हाथ पर भी दिखाई दे रही है। जिया की आंखों में साफ शरारत नाच रही थी। हजाम ने जैसे उसकी नजरों के ताक़ब में अपने हाथ की तरफ देखा था, ना चाहते हुए भी एक भरपूर मुस्कुराहट हजाम के होंठ पर बिखर गई थी। जहाँ बिन्ना ने आज दिन टाइम भी उससे लड़ाई के दौरान अपने दांत काट दिए थे। हजाम के होठों पर बिखरी मुस्कुराहट जिया के अंदर उठते बहुत सारे सवालों के जवाब दे गए थे।